आज का हमारा टॉपिक होगा द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आप ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनपल भी कह सकते हैं। ठीक है, बड़ा नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो इसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनपल भी कहा जा सकता है 1832 का। ठीक है, तो अब ये था क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं हमको यहाँ पे ग्रीस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ग्रीस देश के बारे में, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। ग्रीस हैड बीन अ पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15 सेंचुरी से लेकर, यानी कि 15th सेंचुरी से लेकर ग्रीस जो है वो किसका पार्ट रहा है, ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है। और ये ऑटोमन एम्पायर पूरी तरीके से मुस्लिम एम्पायर था, यानी कि यहाँ पे जो राज करने वाले थे वो किस रिलीजन से बिलोंग करते थे, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे ऑटोमन एम्पायर के। मेनली जो ऑटोमन एम्पायर के शासक थे ना, जो किंग होंगे वो मुस्लिम थे, ठीक ना। और ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर में ही हमारा क्या आता था, ग्रीस आता था। छोटा सा हिस्सा है ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का, उसी में आता था। ये बात है कब का, 15 सेंचुरी से लेकर, यानी कि 15 सेंचुरी से लेकर अभी तक जिस समय का हम लोग बात कर रहे हैं 1832 का, देख लीजिए 1832 है। इस समय तक जो ग्रीस है वो ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था। आगे, द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन यूरोप प्रोवोक्ड ग्रीक्स टू स्ट्रगल फॉर देयर इंडिपेंडेंस विच बिगन इन 1821। जैसे जैसे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में कंजर्वेटिव के खिलाफ आवाज़ उठ रहा था, वैसे वैसे ग्रीक के यानी कि ग्रीस देश के लोगों को भी लग रहा था कि यार ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने आज़ादी को हासिल कर रहे हैं, तो हमको भी तो करना चाहिए, है ना। हमको भी अपने राजा के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए और हम लोगों को भी आज़ादी हासिल करना चाहिए। और ये जो स्ट्रगल था इंडिपेंडेंस के लिए ग्रीस देश का, ये कब से स्टार्ट हो चुका था, 1821 में ही हो चुका था, 1821 में ही हो चुका था। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि जैसे जैसे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन उठ रहे थे, राजा के खिलाफ, कंजर्वेटिव लोगों के खिलाफ आवाज़ उठ रहा था, वैसे वैसे ग्रीस लोगों ने भी क्या किया, इंस्पिरेशन लिया, है ना। उनको भी लगा कि नहीं, हमको भी अपने देश को आज़ाद करना चाहिए, है ना। हमको भी अपना आज़ादी करने, इनके अपने देश को आज़ाद दिलवाने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए रेवोल्यूशन में। तो इन्होंने भी अपना आवाज़ उठाया और शुरू कर चुका था ये। कब कर चुके थे, 1821 में आवाज़ उठाना शुरू कर चुके थे, यानी कि स्ट्रगल यहाँ से शुरू हो चुका था इंडिपेंडेंस के लिए। आगे, नेशनलिस्ट्स इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल। तो ग्रीस के लोगों को सपोर्ट मिला, ग्रीस के लोगों को खुद का सपोर्ट तो था ही था, इसके साथ ही साथ जो ग्रीस के बाहर रहते थे ग्रीस के लोग, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीक्स लिविंग इन एक्साइल, मतलब कि जो देश के बाहर रहते थे कुछ ग्रीस के लोग, उसको भी बाहर से सपोर्ट मिला। साथ ही साथ जो ग्रीस के अंदर थे वहाँ के लोगों का सपोर्ट तो उनके पास था ही। तो दोनों तरफ से उनको सपोर्ट मिल गया, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर, दोनों तरफ से सपोर्ट मिल गया। और जब सपोर्ट मिल गया, इसके साथ ही साथ एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्टर्न यूरोपियन, और जो यूरोप के जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप के कुछ अलग से होंगे पश्चिमी देश, उनसे भी इनको सपोर्ट मिला। यानी कि जब ये आंदोलन उठाने लगे, अपने बातों को उठाने लगे, तो इनको सपोर्ट जो है हर तरफ से मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। पोएट्स एंड आर्टिस्ट मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इस स्ट्रगल अगेंस्ट अ मुस्लिम एम्पायर। तो जो ग्रीस के पोएट थे, है ना, कुछ आर्टिस्ट होंगे, कलाकार लोग, कवि लोग, है ना, लेखक लोग, इन लोगों ने भी क्या किया, ग्रीस देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना योगदान दिया। लेकिन इन लोगों का मेनली काम क्या था, मेनली काम था कि मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों को जा के समझाना है ना, जागरूक करना है कि भाई अब आज़ाद होने का समय आ चुका है, चलो हमारे साथ मूवमेंट में हिस्सा लो। ठीक है, आगे। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर क्यों कहा गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से एक मुस्लिम रिलीजन के द्वारा ही डोमिनेट किया जा रहा था। ठीक है, आगे। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स। एक इंग्लिश के कवि थे, ग्रीस देश का ये बात हो रहा है, एक इंग्लिश के कवि थे जिसका नाम था लॉर्ड बायरन। इन्होंने ये क्या कर रहे थे बेचारे, घूम घूम के फंड अरेंज कर रहे थे लड़ाई के लिए, है ना, मूवमेंट के लिए फंड अरेंज कर रहे थे। एंड लेटर वेंट टू फाइट, लेकिन बाद में ये फंड अरेंज करते 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 ये भी क्या हो गया, फाइट में चले गए, यानी कि लड़ने के लिए भी चले गए, आवाज़ उठाने के लिए चले गए। इन दी वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका जो है ना फीवर से मृत्यु हो गया 1824 में ही।
और ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि लॉर्ड बायरन जो एक इंग्लिश पोएट थे ग्रीस देश में, उनका मृत्यु कब हुआ और किस वजह से हुआ? तो 1824 में हुआ और फीवर की वजह से हो गया था, है ना। हो गया होगा कि थोड़ा सा खतरनाक बुखार हो गया होगा बेचारे को, ठीक है। आगे, लेकिन यहाँ से इस प्रकार का आंदोलन ग्रीस में चल रहा था कि ऑटोमन एम्पायर का, यानी कि मुस्लिम एम्पायर का पूरी तरीके से ये लोग ना कमर तोड़ के रख दिए थे, क्योंकि इनको सपोर्ट हर तरफ से मिल रहा था। ग्रीस से मिल रहा था, ग्रीस से बाहर जो ग्रीस के लोग हैं उनसे मिल रहा था, साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्री थे उनसे भी सपोर्ट मिल रहा था, है ना। यानी कि यहाँ पे हर एक लोग जो है ना इसको सपोर्ट कर रहा था कि भाई तुम लड़ो, हम हैं तुम्हारे पीछे, है ना। अब फाइनली क्या हुआ? फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 recognized ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली 1832 में एक ट्रीटी हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। हो सकता है कि कॉन्स्टेंटिनोपल वहाँ का एक छोटा सा जगह हो, वहीं पे हुआ हो। देखिए हाँ, यही सही बात है, वही बात है। पहले ना ये होता था ना, कहीं पे किसी जगह पे यदि समझौता हुआ तो उस जगह के नाम पे उस ट्रीटी का नाम रखा जाता था। जैसे ट्रीटी ऑफ वियना में आपने क्या पढ़ा, वियना एक जगह था, है ना। उसी प्रकार से हमारा ट्रीटी क्या है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह होगा जहाँ पे कि ये साइन करवाया गया होगा कि आज के बाद ग्रीस जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये चीज़ समझ लिया, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब देखो बहुत बार क्या हुआ ना, अब यहीं से थोड़ा सा आपका थोड़ा सा माइंड चेंज होगा। यहाँ पे ये होने वाला है कि लोग जो है ना युद्ध करते करते कंजर्वेटिव के खिलाफ, मुस्लिम एम्पायर के खिलाफ आंदोलन करते करते थक गए थे, है ना। अब इनको कुछ दिलचस्पी वाला कुछ चाहिए था। तो दिलचस्पी में इनके लिए क्या लाया गया? कवियों के द्वारा, लेखक के द्वारा, ऑथर के द्वारा क्या लाया गया? रोमांटिक इमेजिनेशन लाया गया, यानी कि थोड़ा सा जो है ना प्रेम भरा गीत, है ना, प्रेम भरा नाटक, इस प्रकार का लाया गया जिससे कि सैनिकों का भी मनोबल बढ़ता रहे, है ना। इस प्रकार का यहाँ पे कुछ लाया गया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ना, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई डाउट? चलिए, मतलब मोटा मोटी ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि आर्मी लोग ना लड़ाई करते करते थक गए थे, तो उनको कुछ चाहिए था एनर्जी। तो एनर्जी के लिए थोड़ा सा अच्छा गीत आ गया, है ना, अच्छा अच्छा फोटोज आ गया, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, है ना। तो इस प्रकार का हुआ, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।